So now after completing the long-term and short-term goals, now we are discussing the features of economic policy till 1991 or under planning till 1991. If you remember in the first chapter and by chance in every chapter this reference is going on that इंडिया की इकोनॉमी को आप टू phases में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फेज इज 1947 to 1991 and second phase is 91 onwards. So बार बार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी टू फेजेस में पड़ी जाती है 1947 से 1991 एंड 1991 के बाद उसमें चेंजेस हो गए थे. तो यहाँ पर भी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि 1950 या 1950 से 1991 तक हमने जो प्लानिंग प्रोसीजर फॉलो किया था उसमें मेजर क्या चीज़ें थी. अब ये सेक्शन आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा बिकॉज मैनी ऑफ द एक्सट्रैक्ट थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द अदर चैप्टर्स. So now very first is heavy reliance on public sector. If you remember आपने IPR 1956 भी पढ़ा हुआ है और इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ा था तो आपको उसमें बताया था कि पब्लिक सेक्टर गॉट द की रोल and private sector got secondary role. So you can see in 1956 IPR 17 industries were totally reserved for public sector. टोटली रिजर्व का मतलब है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटर हो ही नहीं सकता था, ये पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही किया जाएगा. वेयर एस 12 वर ईयर मार्क्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर. ईयर मार्क का मतलब है इसमें पब्लिक सेक्टर को भी एंट्री करने का चांस था. सो इफ़ यू कैन सी एंड इफ़ यू रिमेंबर द IPR 1956, you remember that private sector was given the secondary role and public sector was given the primary role. Number two, regulated development of private sector. Again, go for IPR 1948-1956. You remember IPR 1956 में प्रोविज़न था कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज एक्सपांशन दोनों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी. तो यू कैन सी दे वर रिक्वायर्ड लाइसेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज एक्सपांशन. Apart that, there are several acts on private industries, like there was a act MRTP Act 1969. This is called Monopoly and Restrictive Trade Practices Act 1969, जिसके थ्रू उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था. अब इस सारी चीज़ों का या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी बंदिशें लगाने का एक ही रीज़न था कि वी ऑल नो प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. So government was thinking only one thing, that if private sector is gonna open totally, so they will only work for their self profit. So that's why government put a hold on private sector and let them grow, but with a regulated manner. उनको grow करने दिया, but उनकी growth को totally अपने control में रखा. Next is प्रोटेक्शन टू SSI एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. एक चीज़ उन्होंने और करी, ये भी हमने IPR वाले चैप्टर में पढ़ा था कि SSI को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप होने के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ दी. इसके अलावा आप बिजनेस स्टडीज़ में भी 8 चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ के आए जिसमें स्मॉल बिजनेस के बारे में बताया था. तो मैनी ऑफ द फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ वर प्रोवाइडेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रेगुलेशंस रखाए गए. रेगुलेशंस इस मैनर में लगाए गए कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग और एक्सपांशन इश्यूज़ या किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती थी तो वो तभी दी जाती थी जब वो हिली या बैकवर्ड एरिया में या विलेज एरिया में वर्क करते थे. अगर वो शहर में आ रहे हैं, इफ़ दे आर सिचुएटेड इन सिटीज़ और अर्बन एरियाज, दे वर गिवन लेस facilities and many other restrictions were offered or marked on them. Next is we created a huge focus on हैवी इंडस्ट्रीज़. हैवी इंडस्ट्रीज़ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, पावर जनरेशन की, इंजीनियरिंग गुड्स की और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की. शुरुआती सालों में हमने इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. इट वॉज बिकॉज इफ़ दीज इंडस्ट्रीज़ आर गोना डेवलप्ड इन आवर कंट्री, that is power, iron, steel and engineering goods, then it can easily becomes the base of industrialization. So starting years we took major importance, we gave major importance to these heavy industries. The very next feature was focus on savings and investment. We all know
India was having a trouble of capital. We were not having so many great business houses at that particular time. So government started offering high interest rate to promote saving, and if any person was ready to do the investment, or if any businessman want to do the investment, so to that person they were offering subsidies and capital grants. इसका मेन रीज़न यही था कि वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रीज नीड कैपिटलाइजेशन और कैपिटल. सो कैपिटल जनरेशन और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ क्विक हो, सेविंग्स हमारे यहाँ ज़्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए थे. Next is protection from foreign competition. If you have remember the import substitution policy, so that you remember that foreign competition से domestic industries को protect करने के लिए हमने import quotas launch किए थे. इसके अलावा हमने import duties को बहुत high कर दिया था. somewhere around initial stage पे तो हमने 400% तक import taxes और duties को launch किया था. ये सारी चीज़ें इसलिए थी ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर सकें. Next was restriction on foreign capital. Now one thing you should remember, in nowadays in today's scenario, इंडिया में फॉरेन कैपिटल लॉन्च करना या फॉरेन कैपिटल को अरेंज करना बहुत आसान है. इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग द मीडिया, जस्ट नाउ Reliance and that Facebook have cracked a 44 crore dollars 44,000 crores dollar deal. तो यू कैन ईजिली सी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में इंडिया में लाना बहुत आसान है. बट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड टाइम बिफोर 91 इट वाज सो हार्ड. देयर वाज द एक्ट फेरा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू हमने फॉरेन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था. दैट मीन्स फॉरेन कैपिटल आ तो सकती थी बट उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज टू टफ टू ब्रिंग कैपिटल, फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. हाँ, ये ज़रूर था कि हम फॉरेन कैपिटल नहीं लाना चाह रहे थे, हम फॉरेन से लोन लेकर उस अमाउंट को इंडिया में जनरेट करना चाह रहे थे. इसके पीछे रीज़न था कि हमारी गवर्नमेंट की सोच थी कि अगर डायरेक्टली फॉरेन कैपिटल हमने FII और FDI के थ्रू अरेंज करा दिया तो ये सब बात जानते हैं कि जिसका कैपिटल होगा उसका डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट पावर भी होगा. तो हम वो मैनेजमेंट पावर या डिसीजन मेकिंग पावर लूज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम लोन्स फ्रॉम अब्रॉड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे बिसाइड्स FII एंड FDI. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है ऑल द प्लान्स एंड पॉलिसीज, ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर वॉज फ्रेम्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिस. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को प्लान बना के दे दिया जाता था कि दिस प्लान यू हैव टू फॉलो, दिस इज़ द पॉलिसी, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेड योर प्लान. दैट मीन्स इफ आई से इन ईजी वर्ड्स, द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट्स or the contribution of states were not there into the plan. They have to make according to the central plan. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें प्लान बना के दे दिया उसके हिसाब से हम अपनी प्लान या पॉलिसी बना ले. स्टेट्स गवर्नमेंट को ये कहा गया था. सेंट्रल प्लान को के फॉर्मेशन में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं ली जाती थी. दैट वी वांट टू से हियर. So here we have completed the features of planning followed till 1991. 91 के बाद ये सिनेरियो चेंज हुआ है क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 91 में NEP पॉलिसी आ चुकी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी. तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अपकमिंग चैप्टर्स जो आ रहे हैं उसमें आपको NEP का डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा.